जी बंधुओं नमस्कार। आज हम आप सबसे भारत और विश्व में उच्च शिक्षा के परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और यह समय सामान्य समय शाम को 6 बजे के बजाय आज 6:30 बजे मैंने यह चर्चा करने का आपके सामने रखा। कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस समय को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा। उच्च शिक्षा को लेकर भारत और पूरी दुनिया में अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की कहानियाँ, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार के सिद्धांत लोगों के द्वारा गढ़े, कहे और बताए जाते हैं। इन बातों, इन कहानियों और इन प्रकरणों को अगर आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कोई भी उच्च शिक्षा को लेकर कम से कम विगत 2-3 दशक से ज़्यादा चिंतित, ज़्यादा सचेत और ज़्यादा दूरदृष्टि अपनाकर कार्य व्यवहार नहीं कर रहा है। सामान्य संदर्भों में कहा जाता है कि उच्च शिक्षा परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस होता है, यानी उच्च शिक्षा उच्चता, श्रेष्ठता यानी प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठता की खोज है और इस श्रेष्ठता की खोज के लिए व्यक्ति उच्च शिक्षा के माध्यम से अपनी दिशा और दशा तय करता है। और इसीलिए यह बात भी कही जाती है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए और उससे ऊपर की शिक्षा चुने हुए लोगों के लिए होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए जो वास्तव में शिक्षा के लिए सचेत हैं, सावधान हैं, सक्रिय हैं और गंभीरता से शिक्षा को लेते हैं। जो लोग शिक्षा जैसे विषय को गंभीरता से नहीं लेते, गंभीर चिंतन मनन के द्वारा उस दिशा में कार्य नहीं करते, ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा में अनावश्यक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं और कुटीर उद्योग हैं, गृह आधारित उद्योग हैं, लघु पैमाने के उद्योग हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई हैं जिन क्षेत्रों में जाकर उनकी अपनी योग्यता और तज्ञता विकसित करके कार्य करना चाहिए। यह जो उच्च शिक्षा है, यह उच्च शिक्षा किसी भी समाज और किसी भी देश की दिशा और दशा तय करती है और उसमें वे लोग आने चाहिए जो वास्तव में नेतृत्व करने की जिनकी क्षमता और योग्यता है। क्षमता योग्यता तो विकसित कहीं से भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वही लोग आने चाहिए जो वास्तव में उसकी पात्रता और हकदार होते हैं। अन्यथा हम प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए अगर उच्च शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए नीति, नियम, कानून बना रहे हैं, सर्वाधिक लोगों तक, अधिकतम लोगों तक, सभी लोगों तक उच्च शिक्षा पहुँचे, इसके लिए कार्यक्रम और योजना बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम उच्च शिक्षा के दृष्टि से, उसके लक्ष्य से भटकना हमारा स्वाभाविक है। दुनिया में एक परिकल्पना, एक बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई और वही सभी लोग स्वीकार करते, मानते चले आ रहे हैं। और वह बात, यह विषय क्या है? वह यह है कि हम दुनिया में जिन भी चीज़ों की उपलब्धता है, वस्तुओं और सेवाओं की, और जो वस्तुएं और सेवाएं व्यक्ति को इंद्रिय सुख प्रदान करती हैं, यानी शारीरिक सुख प्रदान करती हैं, उसकी प्रगति, उसका विकास, उसकी उपलब्धता, उसका निर्माण, उसका उत्पादन और उसकी प्रचुरता के लिए कार्य करना ही प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य होता है और उसी के अनुसार वे कार्य करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, उस दिशा में प्रयत्न करना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूँ, ये शरीर है, इस शरीर में कौन सी ऐसी बात है कि जब नहीं रहती है तो आदमी मान लिया जाता है कि अब उस जीवन में नहीं है, यानी उसका अस्तित्व मिट गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, वो मृत हो गया व्यक्ति।
ये कौन सा समय, ये कौन सी चीज होती है जो चीज दिखाई नहीं देती, प्रत्यक्षीकरण उसका कोई नहीं कर सकता, उसको जान समझ देख नहीं सकता, वो कौन सी चीज है? और ऐसी चीज को लेकर व्यक्ति क्यों ज्यादा चिंतित नहीं होता? हम केवल इस शरीर के लिए, जिस शरीर से वह तत्व निकल गया, तो इस शरीर का मूल्य, अर्थ, उपयोगिता सब कुछ समाप्त हो जाती है। उस शरीर के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, सारी योजना रचना, विज्ञान, तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हम उस तत्व के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जिस तत्व के नाते यह शरीर शरीर कहलाती है। इस शरीर को नेत्र अपनी आंख देता है, मुंह बोलने की शक्ति देता है, दांत और जीभ खाने की कला देती है, कान सुनने का शक्ति प्रदान करता है, दिल और दिमाग उसका सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने मानसिक और बौद्धिक विवेक को प्रकट करता है। व्यक्ति के अंदर चिंतन परंपरा है, पाचन शक्ति है, चलने का गुण है, हाथ हिलाने का गुण है, नृत्य करने का गुण है, कुश्ती लड़ने का गुण है, फुटबॉल खेलने का गुण है, क्रिकेट खेलने का गुण आदि बहुत सारी चीजें उसके पास विद्यमान है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में वह तत्व है। वह तत्व क्या है? उस तत्व का चाहे जो भी नाम आप दे लीजिए, लेकिन वह एक अलौकिक तत्व है, एक पारलौकिक तत्व है, और वह पारलौकिक तत्व आपकी इस लौकिक शरीर में जब जुड़ता है तो आपके इस शरीर का मूल्य स्थापित होता है। तभी आपका शरीर शरीर माना जाता है, और तभी इस शरीर के अवयव कार्य करते हैं, तभी इस शरीर के अवयव बौद्धिक शारीरिक परिणाम देते हैं, कलात्मक परिणाम देते हैं, वैज्ञानिक परिणाम देते, तकनीकी परिणाम देते हैं, सामाजिक परिणाम देते हैं, राजनीतिक परिणाम देते हैं, और किसी चीज को समझने की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। क्या हम उच्च शिक्षा का हेतु केवल इस शरीर को लक्ष्य और केंद्र मानकर उसका प्रयोग करते हैं? नहीं। जब हम उच्च शिक्षा के सोपान पर पहुंचने की या उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाने का विवेक भी विकसित कर रहे हैं, और सूक्ष्म से स्थूल को क्या दे सकते हैं इसकी समझ भी विकसित कर रहे हैं। वह सूक्ष्म तत्व क्या है? वह सूक्ष्म तत्व इस प्रकृति का, इस सृष्टि का वह अवयव, वह पदार्थ, वह तत्व, वह गुण, वह विशेषता है जिस विशेषता के कारण यह सृष्टि का अस्तित्व है। और उसको समझने और जानने की चेष्टा हमारी विभिन्न विषयों के माध्यम से, विभिन्न अनुशासनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के डिसिप्लिन्स के माध्यम से हम अलग अलग मार्ग से वहीं एक स्थान पर पहुंचते हैं। वही एक तत्व है जो प्रकृति को समझती, प्रकृति यानी सृष्टि को समझती, सृष्टि यानी इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वह तत्व समझता है। यह ब्रह्मांड जो विभिन्न आकाश गंगाओं में बंटा हुआ है, उनका मूल्य और उनकी गति समझता है। एक आकाश गंगा में जितने सौर मंडल विचरण करते हैं, उन सौर मंडलों के विवेक को समझता है, उनके कृतित्व को समझता है। एक सौर मंडल में जितने ग्रह और उपग्रह हैं, उनको यह समझ देता है या उनसे तादात्म्य स्थापित करता है। एक ग्रह में, इस एक ग्रह पर जो ये मानव रहता है, पृथ्वी नामक ग्रह पर, उस पृथ्वी के जितने भी तत्व हैं, वो तत्व चाहे वनस्पति है, चाहे मिट्टी है, चाहे जल है, चाहे वायु है, चाहे खनिज है, चाहे ऊर्जा है, चाहे जितने भी प्रकार के तत्व हैं, पर्वत, पठार, मैदान हैं, महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब है, वायुमंडल है, जैवमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल, इन सब को किसके कारण हम समझते हैं, जानते हैं और उनका उपयोग करते हैं? अगर इस दृष्टि से उच्च शिक्षा का उद्देश्य तय नहीं होता, उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल इस आधार पर तय होता है कि वह उच्च शिक्षा किसको कितना भौतिक सुख दे देगी,
किसको कितना भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करा देगी, किसको कितना भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर देगी, किसको कितना मॉनेटरी गेन प्रदान कर देगी, किसको कितने अधिक मूल्य की नौकरी चाकरी दे देगी। यह दुनिया में जो कंसेप्ट बन गया, यह दुनिया में जो विचार पनपा, और इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द सारी शिक्षा दीक्षा ज्ञान सब कुछ इसी के इर्द गिर्द भटकने लगा, मडराने लगा और चलने लगा। विद्या और प्रज्ञा का हेतु समाप्त हो गया। ज्ञान और विज्ञान अपने मूल पंथ मार्ग और रास्ते से भटकते चले गए, और यह भटकाव मनुष्य को पाशविक प्रवृत्ति में ले जाने के लिए प्रवृत्त कर दिया, मनुष्य को मनुष्य न रहने के लिए विवश कर दिया। और आज यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि मनुष्य मनुष्यता का व्यवहार छोड़कर पशुता की तरफ उन्मुख हो रहा है। यह उच्च शिक्षा क्या है? यह उच्च शिक्षा का हेतु क्या है? ये उच्च शिक्षा का मूल्य क्या है? उसको समझने की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है। आज कोविड-19 के काल में हम विचार कर रहे हैं कि परीक्षा कैसे हो, हम विचार कर रहे हैं एडमिशन कैसे हो, हम विचार कर रहे हैं क्लासेस कैसे चलें। यह सारी बातों का एक कवायद, एक छोटा सा रास्ता और सरल रास्ता, उन विद्यार्थियों से केवल एक मैसेज दे दिया जाए, अखबार में इश्तहार दे दिया जाए, टेलीविजन से कहला दिया जाए कि आपके जो शिक्षक हैं उस शिक्षक से आप संपर्क करके, आप उनसे तादाद में स्थापित करके, आप उनसे कन्वर्सेशन करके, आप उनसे बात कर तय करिए कि आपका जो कोर्स बाकी है वो कैसे पूरा वो करा रहे हैं। वो तय करें कोविड-19 के मानक, कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन करते हुए वे कैसे आपका कोर्स पूरा कराएंगे, कैसे आपको परीक्षा दिलाएंगे, कैसे आपका प्रमाण पत्र मिलेगा, कैसे आपका मूल्यांकन, ये सारी जिम्मेदारी उन पर डालिए आप, और जो तय करें उनको आप स्वीकार करिए। आप कहेंगे कि ऐसे अध्यापकों पर, ऐसे टीचरों पर विश्वास नहीं, आपने जिन पर विश्वास करने लायक जिनको नहीं बनाया उन पर आप विश्वास करेंगे भी कैसे? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनका प्रशिक्षण, उनके आगमन को ऐसा गलत रास्ते पर, ऐसी पद्धति आपने विकसित कर दी, ऐसा वातावरण आपने बना दिया, दुनिया की देखी देखा, यूरोप और अमेरिका का देखी देखा, आप ऐसे दुनिया के आगोश में चलकर, दुनिया का अनुसरण करते हुए, दुनिया की नकल करते हुए, भौतिकता के आगोश में आकर आप ऐसे रास्ते पर भटक पड़े, ऐसे रास्ते पर चल पड़े कि उस रास्ते पर जाने का आपको किसी प्रकार का कोई उपक्रम, कोई परिणाम, कोई सुंदर और अच्छा लक्ष्य आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जब भी हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा को माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा से जोड़ के समझना तो आवश्यक है, लेकिन उच्च शिक्षा का जो मूल्य है, उद्देश्य है, जो अर्थ है, जो प्रयोजन है, उसको भी समझना जरूरी है। उच्च शिक्षा सबके लिए अनिवार्य करने जैसा विषय नहीं है। उच्च शिक्षा जो अपने को पात्र पाते हैं, जो वास्तव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, उनको आप अवसर उपलब्ध कराइए कि वे उच्च शिक्षा में जाएं, चाहे वो उच्च शिक्षा के समाज विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जाएं, तकनीकी के क्षेत्र में जाएं, कृषि के क्षेत्र में जाएं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, चाहे जिस भी फील्ड में जाएं, लेकिन उनको उस फील्ड में जाकर यह कार्य करना पड़ेगा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, और उस उद्देश्य और लक्ष्य के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए नीति, नियम और कार्यक्रम क्रियान्वयन की पद्धति सरकारी स्तर पर और गैर सरकारी स्तर पर भी जो उसकी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनको वह कार्य करना पड़ेगा। अब उच्च शिक्षा को लेकर, चाहे उच्च शिक्षा में संस्थाओं के खोलने को लेकर है, चाहे संस्थाओं में एडमिशन को लेकर है, चाहे संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर है, चाहे संस्था अध्यक्षों के कार्य व्यवहार को लेकर है, चाहे परीक्षा प्रणाली को लेकर है, चाहे परिणाम को लेकर है, और चाहे जो विद्यार्थी वहां से निकल के आते हैं उन विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से, इन सभी चीज़ों को
आप इस आधार पर, इस दिशा में आपको प्रयत्न और कार्य करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा की दशा और दिशा बहुत खराब हो रही है। वो दिशा और दशा कैसे खराब? आप अध्यापक जो आ रहे हैं, एक चीज हमेशा तय मानिए, जो भी अध्यापक आ रहे हैं उन अध्यापकों की स्क्रीनिंग, उस अध्यापकों की पदोन्नति, उन अध्यापकों की नियुक्ति, यह बहुत सटीक, परिमार्जित और सुंदर अवस्था में होना चाहिए। और बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि अध्यापकों की नियुक्ति में आप 1, 2, 3, 4 एग्जाम मत करिए। आप महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा ले रहे हैं, आप प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए परीक्षा ले रहे हैं, आप वाइस चांसलर के नियुक्ति के लिए फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। आप सूचना केवल प्राप्त करिए, और एक जो मूल परीक्षा व्यक्ति हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, स्नातक की, स्नातकोत्तर की, पीएचडी, एमफिल आदि की एक परीक्षा जो देता है, उसका एक मूल्यांकन होता है। केवल वह मूल्यांकन सुंदर, सटीक और व्यवस्थित हो, केवल और केवल उसी की चिंता व्यवस्था को करनी चाहिए। अगर वह सटीक और सुंदर होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। यदि वह सुंदर, सटीक और पारदर्शी, सरलीकृत नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आप 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी परीक्षाएं कराएंगे, उन किसी भी परीक्षाओं का कोई सुंदर, सकारात्मक, पारदर्शी, न्यायोचित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस बात को हमको समझने की आवश्यकता। पाठ्यक्रम के निर्माण की जो स्वतंत्रता विश्वविद्यालयों की थी, हम राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम बनाएंगे, हम देश स्तर पर पाठ्यक्रम बनाएंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? उच्च शिक्षण संस्थानों को मजाक का केंद्र बनाना चाहते हैं? हंसी का, उपहास का केंद्र बनाना चाहते हैं? परसुएट ऑफ एक्सीलेंस की जो उनकी मूल अवधारणा है, उस अवधारणा से उनको मिटाकर नष्ट, समाप्त कर देना चाहते हैं? जो उसमें हाई इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंट लोग हैं, उन ब्रिलियंट लोगों की उपयोगिता आप कहाँ सिद्ध करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? कैसे वो नए नए चीज़ों को वहाँ लाएंगे? सरकारी योजना, कार्यक्रम और पूरे प्रदेश भर की एक पाठ्यक्रम बन गया, फिर नया कोई चीज आना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, तो पूरे प्रदेश की मीटिंग होते होते कई बार 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष लगेगा, फिर कोई पाठ्यक्रम नया आ पाएगा, फिर कोई नई चीज जुड़ पाएगी। लेकिन आप एक विश्वविद्यालय को अगर अनुमति देते हैं तो वो नई चीज जोड़ेगा, उसका देखी देखा दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और फिर आपस में ये जो डायलेक्ट होता है, डायलॉग होता है, उसके नाते नई चीजें आनी होती शुरू होती हैं और वो अच्छा, सुंदर, सकारात्मक परिणाम देती हैं। हमको सरलीकृत व्यवस्था, केवल और केवल 2 पृष्ठ में व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का पता, व्यक्ति का क्वालिफिकेशन, किस वर्ष में किस विषय कितने अंकों से उत्तीर्ण किया है, किस विषय पर उसने शोध किया है, किस वर्ष उसने शोध किया है, कितने शोध पत्र प्रस्तुत हुए, शोध पत्रों का नाम लिख लीजिए, पुस्तक कितने पत्र हुए हैं उसका नाम लिख लीजिए, और यह बात तय मानिए कि कोई शोध पत्र किस स्थान पर छपता है, इससे उसका मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता। कोई शोध पत्र किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, इससे भी केवल उसके मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता। उसके मूल्य का निर्धारण, उसके मूल्य के निर्धारण करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही तय कर सकता है। हम जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाते हैं, वो एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हर व्यक्ति पूछता है, आपका एपीआई कितना, आपका एपीआई कितना, आप ये एपीआई क्या है? ये बहुत और दूरदर्शी विधान है। आप मानक भारांक तय करिए, और जितने भी व्यवस्था आप अपनाते हैं, भारत सरकार में 2010 में जब कपिल सिब्बल जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो उच्च शिक्षा में नियुक्तियों और पदोन्नति को लेकर एक निश्चित नियम प्रक्रिया बनाई गई। उसके बाद उसमें से 4 या 5 संशोधन हुए हैं, और उन 4 या 5 संशोधनों में पहले बताया गया कि जो ISBN और ISSN नंबर के जो मैगजीन और पुस्तकें हैं, उन्हीं को मान्यता मिलेगी, उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा। फिर ये कहा गया नहीं, UGC की जो लिस्ट में होगा उनको मान्यता मिलेगी।
फिर कहा गया नहीं, जो यूजीसी की लिस्ट में रहेगा और जो पीयर रिव्यूड रहेगा उसको मान्यता मिलेगी। फिर कहा गया नहीं, अब यूजीसी केयर लिस्ट में रहेगा उसको मान्यता प्राप्त होगी। अब जो व्यक्ति यूजीसी केयर लिस्ट के जर्नल्स में उसका पेपर नहीं छपा और उसके पहले जो काम वो कर चुका है उसको तो आपने कचरा बना दिया, कूड़ा बना दिया, उसके समूचे व्यक्तित्व को आपने नष्ट कर दिया, शून्य कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रतिदिन और रोज रोज नियम बनाने से व्यवस्था नहीं बनती, जटिल बनाने से व्यवस्था नहीं बनती, किसी भी नियम को निरंतर कठिन बनाने से व्यवस्था नहीं बनती। व्यवस्था में सरलीकरण बहुत आवश्यक है। सरलीकरण से पारदर्शिता आती है, पारदर्शिता से स्वच्छता का निर्माण होता है और वह स्वच्छता भ्रष्टाचार को दूर करती है, अन्याय को दूर करती है, अनीति को दूर करती है और योग्य और श्रेष्ठ लोग आगे आते हैं और वे योग्य और श्रेष्ठ लोग सही और सुंदर सकारात्मक परिणाम दे पाते हैं। इसलिए हम जब भी ये सारी बातें करते हैं, उन सारी बातों के आलोक में हमको यह बात तय करनी पड़ेगी और जो भी नीति नियम बनाने वाले लोग हैं उनमें पूर्वाग्रह से रहित बहुत खुले और सुंदर विचारों को लोगों को लेकर रखिए और उनसे काम कराइए। जो पूर्वाग्रह में लोग रहते हैं वो पूर्वाग्रह में हम सफल हो गए, बाकी असफल हो जाए। हम ऐसा कठिन नियम बना दें कि बाकी अब फिर न आने पाए। हम कैसे अधिकतम लोगों को अवसर प्रदान करें कि बेहतर लोग अपने आप उस मानक पर खरे उतरकर अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहते, हम उनके लिए अवसर शून्य कर देना चाहते हैं, अवसर बंद कर देना चाहते हैं। हम शोध कार्य अनिवार्य कर दिए कि उनको शोध कार्य पीएचडी कराना जरूरी है। अब पीएचडी कराने का प्रावधान जिनके यहां नहीं है, एक तो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का बंटवारा ऐसा अदूरदर्शी अज्ञानतापूर्ण है कि उसकी समझ भी दुनिया में सबसे परे है। आप मूल्यांकन करना है तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के अध्यापक को एक मंच पर खड़ा करके दोनों का साक्षात्कार ले रहे हैं, दोनों की योग्यता का मूल्यांकन करके उस आधार पर तय करिए। आप पूर्वाग्रह पाल के कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से आप रद्दी और कचरे के भाव का निर्णय लेंगे। आप शोध का अधिकार नहीं दिए और कह रहे हैं कि आप शोध कराए नहीं, इसलिए आपको विचार नहीं किया जाएगा आपके बारे में। आप शोध का अधिकार देते, वो नहीं करा पाता, तब उसकी गलती थी, तब उसका दोष था। और शोध कराना यानी पीएचडी कराना ही नहीं होता। शोध कराने का मतलब है शोध पत्र लिखना भी होता है, शोध आधारित पुस्तकें लिखना भी होता है, सर्वेक्षण करके और प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर परिणाम देना भी शोध कार्य होता है। लैब में अपना कार्य करके, अपना परीक्षण करके भी परिणाम देना भी शोध कार्य होता है। केवल पीएचडी कराना ही शोध कार्य है? इस तरह की अज्ञानता, अदूरदर्शिता बड़े स्थानों पर बैठ के लोग कैसे सोचते और करते हैं? उच्च शिक्षा के मानदंड भारतीय दृष्टि से और बहुत व्यावहारिक दृष्टि अपनाकर सरलीकृत रूप में आप अवसर दीजिए कि जो व्यक्ति इतना इतना अंक हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ग्रेजुएशन में पाएगा, पीएचडी रहेगा, नेट रहेगा, जेआरएफ रहेगा, एसआरएफ रहेगा या एमफिल रहेगा, उसको हम आरंभिक स्तर पर नियुक्ति के अर्ह अर्ह मानेंगे। उसका यह भारांक होगा। उस भारांक के आधार पर आप शार्ट लिस्ट कर लीजिए कि एक पद के अगेंस्ट हम 10 या 15 या 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अब जिनको आपने बुला लिया उनकी उच्च शिक्षा में एंट्री हो गई, अब उनमें आप साक्षात्कार करके चयनित करिए। जब साक्षात्कार करिए तो उनके ओरिजिनल प्रमाण पत्र और कागज सब देख लीजिए। जिनको आपने चयनित किया उनके एक सेट रख लीजिए, जिनको चयनित नहीं किया उनको मुक्त कर दीजिए। आप प्रदूषण फैला रहे, इतने पेपर, इतने कागज, इतने सेट पेपर, इतने 7 प्रतियों में दीजिए, तो ये 12 प्रतियों में दीजिए, ये 5 प्रति, ये किस समझ का, किस ज्ञान का परिचय आप देना चाहते हैं? आप
एक प्रति में 2-3 पृष्ठ में आप उनकी सूचना प्राप्त करिए, उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट करिए, शॉर्ट लिस्ट करके जिनको बुलाइए उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप मूल्यांकन कर लीजिए, टैली कर लीजिए कि वो सही है या गलत है, और उसके लिए उनको जिम्मेदार बनाइए कि यदि इसमें कहीं त्रुटि मिलेगी तो आपके खिलाफ अमुक अमुक कार्रवाई की जाएगी, जो सामान्यतया प्रावधान होता ही है। और फिर आपको प्रतिवर्ष इतना कार्य करना है, अकादमिक क्षेत्र में इतने सेमिनार करने हैं, इतने शोध पत्र प्रकाशित करने हैं, इतनी किताबें लिखनी। आप नहीं सबको शोध का अवसर दे सकते, उनके यहाँ प्रयोगशाला नहीं है, अन्य सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप कह दीजिए कि एक व्यक्ति एक मेजर प्रोजेक्ट करेगा, एक व्यक्ति एक पीएचडी कराएगा, एक व्यक्ति एक किताब लिखेगा, तो उन सब का एक समान भारांक माना जाएगा। अब जो व्यक्ति को पीएचडी कराने की सुविधा नहीं हो, पुस्तक लिखने में अपना दिमाग लगाएगा, वो मेजर प्रोजेक्ट करने में अपना दिमाग लगाएगा। लेकिन इस तरह की विसंगति के आधार पर उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है, परसुएट ऑफ एक्सीलेंस, उस दिशा में आप नहीं ले जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम एक बड़ा कलंक है। उच्च शिक्षा में अध्यापकों की नियुक्ति, उच्च शिक्षा जिस संस्थान में मैं आता हूं उस संस्थान में कुल 194 या 92, जहां तक मुझे स्मरण है, कि स्वीकृत पद हैं अध्यापकों के, और जो वो स्वीकृत पद हैं वो 1974 या 76 के स्वीकृत पद हैं। उस समय वहां विद्यार्थी 2500 के करीब पढ़ते थे। आज वहां विद्यार्थी 8000 के आसपास पढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्वीकृत पद हैं वे पदों पर उतने अध्यापक तो नहीं ही हैं, बल्कि आधे से अधिक अवकाश ग्रहण कर लिए और उनके स्थान पर नए अध्यापक नहीं आ पाए। और नए अध्यापक नहीं आ पाए तो जहां 94 अध्यापक होना चाहिए वहां आप 42-43 अध्यापकों से, जहां 94 से आप 2500 बच्चों को शिक्षा दिलाते थे, उन अब 42 से आप 8000 को शिक्षा दिला रहे हैं। आप गुणवत्ता की तलाश भी कर रहे हैं और दोष उस अध्यापक का दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कुछ अध्यापक दोषी होंगे, वो अच्छा कार्य नहीं करते होंगे, लेकिन आप परिस्थिति भी ऐसी पैदा कर रहे हैं कि वो अच्छा काम न करें। आप जो अवकाश ग्रहण कर लिए उन अध्यापकों की नियुक्ति, उनकी 11 महीने की नियुक्ति होगी, 10 महीने, इस प्रक्रिया में 2-3 महीने का समय निदेशालय से लेके, शासन से लेके, अन्य अफसरों और कार्रवाइयों में उनका समय निकल जाता है। और वे बुजुर्ग लोग जब महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आते हैं तो अपनी पुरानी कहानियों की चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके पास अब वो सामर्थ्य है नहीं, वे नए लोगों से तादात्म्य भी स्थापित नहीं कर पाते। और आप उसके भरोसे शिक्षा को सुधार देना चाहते हैं। आप विज्ञापन 1, 2, 3, 4, 5 लगातार विज्ञापन, पता चलता है कि विज्ञापन में अब परीक्षा होगी, नहीं अब ये परीक्षा नहीं, अब ऐसे परीक्षा होगी, नहीं अब ये परीक्षा नहीं, अब ये परीक्षा होगी, और इतने नियम बना डालते हैं कि उस नियम को लेकर 2, 4, 5 लोग कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद पता चलता है कि अब ये लटक गया, अब ये लटक गया। एक एक विज्ञापन 2-2, 3-3, 4-4 साल में उसका निर्णय नहीं हो पाता, और युवा कुंठा और हताशा, निराशा में चला जाता है। संसाधनों की व्यवस्था करने के भी अनेक सुंदर, अच्छे, व्यवस्थित उपाय हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करना चाहते? इसमें आमूल चूल परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन, और बहुत वो परिवर्तन आसान है, बिना किसी को पीड़ा दिए, बिना किसी को बहुत अधिक कष्ट दिए। संसाधनों की भी व्यवस्था की जा सकती है और व्यवस्था को भी सुंदर और सुचारू रूप दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए, दृष्टि चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, विचार करने की शक्ति चाहिए, होमवर्क करने की शक्ति चाहिए। ऐसे विजनरी 10 लोगों को बैठा कर उनके साथ बैठक करिए और निर्णय करिए कि हमको ये ऐसे ऐसे करना है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि हम सुंदर और बेहतर परिणाम उच्च शिक्षा को लेकर नहीं दे सकते। ये उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, इस बात को ध्यान में रखिए। माध्यमिक शिक्षा आपके संपूर्ण समाज की रीढ़ है,
और उच्च शिक्षा संपूर्ण राष्ट्र, देश, राज्य और संपूर्ण मानवता की रीढ़ है। इस बात को, व्यावहारिक बात को प्रत्येक व्यक्ति को समझना और जानना पड़ेगा। और ऐसा यदि हम नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहे जो कर लें, जितनी लंबी चौड़ी अच्छी चमचमाती सड़कें बना लें, जितनी अच्छी 24 घंटे बिजली की व्यवस्था कर लें, जितनी अच्छी हम चाहे इंटरनेट की व्यवस्था कर लें, जितने अच्छे हम लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करना शुरू कर दें, चाहे जो भी हम करना शुरू कर दें, लेकिन हम श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना पाएंगे। श्रेष्ठ नागरिक नहीं बना पाएंगे तो जेएनयू जैसे, जाधवपुर जैसे, हैदराबाद जैसे घटनाएं होंगी। टुकड़े टुकड़े गिरोह सक्रिय होगा और वो टुकड़े टुकड़े गिरोह मनुष्यता और मानवता को, देश, राष्ट्र और समाज को आग में झोंक कर, आग में डालकर नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। और भारत और भारतीयता की ही नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। इसलिए इसमें ड्रास्टिक चेंज, कंप्लीट चेंज करने की आवश्यकता है। और वह कंप्लीट प्रदूषण के लिए हमेशा ध्यान में रखिए, हम अभी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी एहसास नहीं है हम सबसे अधिक क्लाउड प्रदूषण कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, क्लाउड में हमारे पास कितने स्पेस, हमारे मोबाइल में इतने जीबी जगह है, हमारे मोबाइल में जो ईमेल हम यूज करते हैं उस ईमेल में हमारे 15 जीबी जगह है, इतने जीबी जगह है, उतने जीबी जगह है। वो जगह कहाँ होती है? वो जमीन पर नहीं होती, आपके कमरे में नहीं होगी, आपके फर्श में, आपके खेत खलिहान में नहीं होती, आप किसी पेड़ पर नहीं होती। वो जगह क्लाउड में, वायुमंडल में होती है। और उस वायुमंडल को कितना आप गंदा कर रहे हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो आप चैटिंग करते हैं, जो वीडियो भेजते हैं, जो फोटोग्राफ भेजते हैं, गंदी, खराब और अनावश्यक चीजें अपलोड करते हैं, वो सब क्लाउड को प्रदूषित कर रहा है। आप अनावश्यक पेपर का उपयोग करते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराएंगे, 3 दिन आदमी उसमें परेशान होगा। आप फीस जितना लेना चाहिए ले लीजिए, लेकिन आप उसके साथ 3 पेज का, 5 पेज का, 10 पेज का, 20 पेज का फॉर्म भी भरवाते हैं। फिर कहते हैं आप उसमें 200 पेज अपलोड भी करिए, और अपलोड ही नहीं करिए, फिर उसकी 5 कॉपी, 7 कॉपी, 12 कॉपी फोटो स्टेट बाइंड करा के बढ़िया चमचमाता हुआ फिर स्पीड पोस्ट से भेजिए भी, अथवा 1 प्रति भेज दीजिए, 5 प्रति आप इंटरव्यू के समय लेके आएंगे। ये क्या है? ये समझदारी की बात है, ये दूरदर्शिता की, ये ज्ञान, बुद्धि, विवेक का विषय है नहीं, ये बहुत अदूरदर्शिता है। आप नियुक्तियों में, आप एडमिशन में, आप परीक्षा प्रणाली में, शिक्षा प्रणाली में, हम सब में आमूल चूल परिवर्तन करना बहुत आवश्यक। ये बुनियादी बातें हैं जिसको ठीक करना बहुत जरूरी है। स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम 100% बंद करना चाहिए। कल मैंने इसकी विस्तार से चर्चा किया था। उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता आवश्यक है। विशेषज्ञता व्यक्ति के विवेक पर छोड़ना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसके विवेक पर छोड़ना चाहिए कि उसकी विशेषज्ञता क्या होगी। विशेषज्ञता के तराजू में तौलकर आप उसको एक क्या ज्ञान, विज्ञान, विद्या और प्रज्ञा विषयों में बांटकर समझने की चीज नहीं होती। सृष्टि और प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यहां की तक शरीर का प्रत्येक तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आपके शरीर के एक स्थान पर कटता है तो पूरी शरीर पीड़ा में आती है। क्यों आती है? एक स्थान पर एक पेड़ आप काटते हैं तो 2000-4000 किलोमीटर दूर भी उसका परिणाम होता है। दूरी के हिसाब से वो परिणाम घटता जाता है, आपको नहीं पता चलता है। अनावश्यक आप पेपर का उपयोग, अनावश्यक पत्रावली बनाना, अनावश्यक फाइलों का पुलिंदा
हाई कोर्ट से लेकर निदेशालयों तक, सचिवालयों तक इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें इकट्ठी हैं, और उन फाइलों में उलझकर आप ये नीति नियम क्यों नहीं बनाते कि एक पत्रावली एक टेबल पर 3 कार्य दिवस से अधिक नहीं रुकनी चाहिए। जो भी हो उस पर आप उसको सकारण निस्तारित करना आपको अनिवार्य होगा। आपको 36 घंटे, 40 घंटे, 30 घंटे वर्किंग आवर में आपको उसको निस्तारित करना ही है। यह तय कर दीजिए। देखिए आपको भ्रष्टाचार कैसे नहीं रुकता है। आप 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना पत्रावली किसी कार्यालय में, किसी विश्वविद्यालय में, किसी रजिस्ट्रार के यहाँ, किसी अन्य कार्यालय में, किसी निदेशालय में, किसी सचिवालय में, किसी कई जगह पड़ी रहती है, और जाकर जब संबंधित व्यक्ति पूछता है तो वहां कहा जाता आपने संपर्क ही नहीं किया। अरे भाई, पत्रावली आपके पास, निर्णय आपको करना है, लिखा पढ़ी करके अग्रिम स्थान पर आपको भेजना है। आप हमारी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम आपको पैसा दें। हम भ्रष्टाचार को क्या खुद बढ़ा रहे हैं? हम व्यवस्था अगर ठीक करना चाहते हैं, रुपया संसाधन इकट्ठा करना, उपयोग करना एक भिन्न विषय है, उसके भी दूसरे सुंदर अच्छे रास्ते हैं। लेकिन यह रास्ता बहुत रद्दी और बहुत ये पूरे तंत्र को बिगाड़ रहा है, पूरी व्यवस्था को खराब कर रहा है, और उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में या संपूर्ण मानवता की विकृति को समाप्त करने के लिए आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। आपको अपने परिवार, अपने परिवेश को ठीक करने के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। आपको जीव मात्र में मनुष्यता का बोध हो, इसके लिए आपको प्राथमिक शिक्षा को ठीक करना जरूरी है। और भारत में एक प्रकार की अदूरदर्शी मानसिकता, अज्ञानता चल पड़ी है। इसको लेकर अभी जो मजदूरों का कोविड-19 में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होना शुरू हो गया, उसको लोग माइग्रेशन, ई माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन और न जाने क्या क्या शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, और उन शब्दावलियों के प्रयोग का कोई औचित्य और अर्थ नहीं है। ये अदूरदर्शी, अज्ञानतापूर्ण व्यवहार है। हम कोई एक चीज कहीं सुन लेते हैं, उसकी नकल करके बात शुरू कर देते हैं, किताबों को कोट करते हैं। किताब लिखता क्यों नहीं? व्यक्ति लिखता है। आप अपनी बात क्यों नहीं करते? आप अपनी मौलिक बात क्यों नहीं करते? आप केवल कहानियां बताते हैं, फलाने ने फलाने वर्ष में ये कहा, फलाने ने फलाने वर्ष में ये कहा। आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी बात करिए। उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है, उस उच्च शिक्षा के उद्देश्य को सबसे पहले तो चिकित्सा और शिक्षा को केंद्रीय सूची में डालकर उसका उपयोग करना चाहिए। केंद्र सरकार के 100% अधीन होना चाहिए। नियम और व्यवस्था सब एक समान होना चाहिए। एक्सीलेंसी पाठ्यक्रम पढ़ाने का तरीका अलग अलग विश्वविद्यालय स्तर पर हो सकता है, और यह जो भेद है, महाविद्यालय है, ये राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासित संस्थान है, फलनुमा संस्थान, यह जो भेद है, उस भेद के नाते जितना भी संक्रमण है, जितना भी रद्दी नेटवर्किंग है, उसको पूरी तरह बंद करना चाहिए। हम कल विस्तार से समूची शिक्षा को पिछले 4 दिन से जो इस विषय पर मैंने आपसे चर्चा किया, इन 4 दिनों में इसके समग्र एस्पेक्ट का परिणामकारी विषय पर चर्चा कल आपसे विस्तार से करेंगे। शाम 6 बजे आप हमारे इस पेज को लाइक करें, आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस पेज पर जुड़कर हमसे जुड़ी चीज़ें और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज इस अवसर पर इतना निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।